1857 का स्वतंत्रता संग्राम। विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह के अखिल भारतीय कारण: डलहौजी की हड़प नीति, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय और मुगल सम्राट का अपमान, अंग्रेजों की शोषणकारी भू राजस्व नीतियाँ, भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के प्रयास, सामाजिक सुधारों को धार्मिक हस्तक्षेप मानना, प्रशासन और न्याय प्रणाली में भारतीयों के साथ भेदभाव व भ्रष्टाचार, सेना में भारतीय सैनिकों के साथ वेतन और भत्तों में भेदभाव, सामान्य सेवा अधिनियम 1856 का लागू होना, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अब दूसरा है विशेष रूप से बिहार में इस विप्लव के उद्भव के स्थानीय कारण और परिस्थितियाँ। जगदीशपुर रियासत पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स का नियंत्रण व वीर कुंवर सिंह को आर्थिक दबाव, पटना में बहावी आंदोलन का प्रभाव और ब्रिटिश विरोधी जनमत, कठोर भू राजस्व नीतियाँ एवं सूर्यास्त कानून से जमींदारों में असंतोष, कमिश्नर विलियम टेलर की दमनकारी नीतियाँ व पीर अली को फांसी, दानापुर छावनी के सैनिकों का विद्रोह, तिरहुत व चंपारण में नीलहों द्वारा किसानों का शोषण, अवध के विलय का प्रभाव, अफीम व सोरा व्यापार पर अंग्रेजों के एकाधिकार से व्यापारियों में असंतोष, संथाल विद्रोह से मिली प्रेरणा व जनजातीय असंतोष, पटना व दानापुर में मिशनरी गतिविधियों से धार्मिक हस्तक्षेप का भय। बिहार का योगदान और भूमिका। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार राज्य का समग्र योगदान: वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व, जगदीशपुर विद्रोह का प्रमुख केंद्र, आरा का घेरा, दानापुर छावनी का विद्रोह, स्थानीय जनता की भागीदारी, गुरिल्ला युद्ध रणनीति का प्रयोग, कुंवर सिंह की वृद्धावस्था में वीरता, गंगा पार करते समय हाथ काटने की घटना, अमर सिंह का योगदान, बिहार में विद्रोह का व्यापक प्रभाव। क्रांति में बिहार के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की भागीदारी: सैनिकों की भागीदारी, विशेषकर दानापुर छावनी, जमींदार वर्ग का सहयोग वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में, किसानों की सक्रिय भागीदारी, ग्रामीण जनता का समर्थन, शहरी क्षेत्रों की भागीदारी, पटना और आरा, जगदीशपुर क्षेत्र का प्रमुख योगदान, व्यापारियों एवं स्थानीय संगठनों का सहयोग, धार्मिक नेताओं एवं साधुओं का समर्थन, विभिन्न जातियों एवं सामाजिक वर्गों की संयुक्त भागीदारी, सीमावर्ती एवं ग्रामीण इलाकों में विद्रोह का विस्तार। वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व और योगदान। 1857 क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की विशेष भूमिका। वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व, जगदीशपुर को विद्रोह का केंद्र बनाया, दानापुर के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व संभालना, आरा में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष, आरा का घेरा, गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रभावी प्रयोग, विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह का विस्तार करना, वृद्धावस्था यानी कि लगभग 80 वर्ष में भी सक्रिय नेतृत्व, गंगा पार करते समय घायल हाथ काटकर त्याग का उदाहरण, अंग्रेजों को कई बार पराजित कर मनोबल बढ़ाना, 1857 क्रांति को बिहार में मजबूत आधार प्रदान करना। उनके रणनीतिक कौशल और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण। वीर कुंवर सिंह का प्रभावी स्थानीय नेतृत्व और जन समर्थन जुटाने की क्षमता, गुरिल्ला युद्ध नीति का सफल प्रयोग, सीमित संसाधनों में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती देना, रणनीतिक दक्षता, विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से स्थान परिवर्तन कर शत्रु को भ्रमित करना, दानापुर के विद्रोही सैनिकों को संगठित करना, संगठनात्मक कौशल, विद्रोह का क्षेत्रीय स्वरूप, व्यापक राष्ट्रीय समन्वय का अभाव, ये सीमितता को दिखाता है, आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी से रणनीति प्रभावित, दीर्घकालिक सैन्य योजना और अस्थायी मोर्चाबंदी का अभाव, अन्य प्रमुख विद्रोही नेताओं से समन्वय की कमी, बावजूद सीमाओं के बिहार में क्रांति को जीवित और प्रेरक बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान। बिहार 1857 के विद्रोह का बिहार पर पड़ा सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव। सामाजिक स्तर पर अंग्रेजों के प्रति व्यापक अविश्वास बढ़ा, विभिन्न वर्गों, किसान, जमींदार, सैनिकों में एकता की भावना विकसित हुई, जन जागरण एवं राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभ हुआ,
पारंपरिक सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। ग्रामीण समाज में विद्रोही मानसिकता का विस्तार हुआ। राजनीतिक रूप से ब्रिटिश विरोधी भावना मजबूत हुई। स्थानीय नेतृत्व का उदय, जैसे वीर कुंवर सिंह। भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार हुआ। अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान वर्ग और विद्रोही वर्ग में विभाजन बढ़ा। क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। प्रशासनिक नियंत्रण अधिक केंद्रीकृत किया गया। सेना का पुनर्गठन एवं भारतीय सैनिकों पर अविश्वास बढ़ा। जमींदारों और अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। दमनकारी नीतियों और कानूनों का विस्तार हुआ। पटना, आरा आदि में कड़ी प्रशासनिक शक्ति लागू की गई। आर्थिक स्तर पर कर वसूली की कठोरता बढ़ी। व्यापारियों और किसानों पर नियंत्रण बढ़ाया गया। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति जब्ती की घटनाएं बढ़ी। संचार और खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया। ब्रिटिश शासन के प्रति भय और दमन का वातावरण स्थापित हुआ। बिहार के विशेष संदर्भ में इस क्रांति का ऐतिहासिक महत्व की आलोचनात्मक विवेचना। वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार को राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख स्थान दिलाया। सकारात्मक, स्थानीय स्तर पर व्यापक जन भागीदारी ने इसे जन आधारित विद्रोह बनाया। विभिन्न वर्गों, किसान, जमींदार, सैनिक की एकता ऐतिहासिक उपलब्धि रही। बिहार में राष्ट्रीय चेतना और ब्रिटिश विरोधी भावना का सुदृढ़ आधार तैयार हुआ। भविष्य के आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। विद्रोह का प्रभाव मुख्यतः कुछ क्षेत्रों, जगदीशपुर, आरा तक सीमितता को दिखाता है। संगठित एवं केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव दिखाई देता है। आधुनिक हथियारों व संसाधनों की कमी से सफलता सीमित रही। अन्य प्रांतों के विद्रोहियों से समन्वय कमजोर रहा। अंग्रेजों के दमन के बावजूद आंदोलन शीघ्र दब गया, परंतु इसके बावजूद यह बिहार की स्वतंत्रता संघर्ष की नींव रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह असफल होते हुए भी प्रेरणादायक और मार्गदर्शक आंदोलन रहा। विद्रोह की असफलता। क्रांति के अपने उद्देश्यों में सफल न हो पाने के कारण, विशेषकर बिहार के संदर्भ में एकीकृत एवं केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव, बिहार में भी समन्वय की कमी, विद्रोह का सीमित भौगोलिक विस्तार, मुख्यतः जगदीशपुर, आरा क्षेत्रों में, आधुनिक हथियारों एवं संसाधनों की कमी, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और संगठनात्मक श्रेष्ठता, विभिन्न विद्रोही नेताओं के बीच समन्वय का अभाव, सभी वर्गों की पूर्ण भागीदारी का अभाव, कुछ जमींदारों और उच्च वर्ग का अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहना, स्पष्ट राष्ट्रीय उद्देश्य एवं दीर्घकालिक योजना का अभाव, संचार एवं खुफिया तंत्र में कमजोरी, दानापुर के विद्रोही सैनिकों का असंगठित संचालन, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां एवं कठोर कार्रवाई, आर्थिक संसाधनों की कमी और आपूर्ति तंत्र का कमजोर होना। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिरसा मुंडा आंदोलन। आंदोलन के कारण और पृष्ठभूमि। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय असंतोष का उभार, छोटा नागपुर क्षेत्र में परंपरागत खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था का विघटन, अंग्रेजों द्वारा भूमि पर कब्जा एवं बाहरी जमींदारों का हस्तक्षेप, जनजातीय किसानों का बेदखली और भूमिहीनता की समस्या, अत्यधिक लगान और बेगारी प्रथा का प्रचलन, महाजनों एवं साहूकारों द्वारा आर्थिक शोषण, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से धार्मिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप का भय, पारंपरिक जनजातीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का विघटन, वन कानूनों के कारण जंगलों पर पारंपरिक अधिकारों का हनन, संथाल विद्रोह जैसी पूर्व आंदोलनों से प्रेरणा। बिरसा मुंडा आंदोलन के उद्देश्य। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय स्वशासन की स्थापना, अंग्रेजी शासन का अंत कर स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना, दीकुओं के शोषण से मुक्ति, पारंपरिक खुटकट्टी भूमि व्यवस्था की पुनर्स्थापना, जनजातीय भूमि पर अधिकार की रक्षा, बेगारी प्रथा एवं अत्यधिक लगान का उन्मूलन, महाजनों एवं जमींदारों के आर्थिक शोषण का अंत, जनजातीय धर्म एवं संस्कृति की रक्षा, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का विरोध, सामाजिक एवं नैतिक सुधार, शराबबंदी और शुद्ध जीवन आदि। आंदोलन की विशेषताएं और प्रकृति। बिरसा मुंडा के करिश्माई एवं धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व पर आधारित पूर्णतः जनजातीय केंद्रित आंदोलन, उलगुलान के रूप में व्यापक जन उभार, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तीनों स्वरूप का समन्वय, अंग्रेजी शासन एवं शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध, दीकुओं, बाहरी जमींदार, साहूकार, मिशनरी के विरुद्ध संघर्ष, पारंपरिक खुटकट्टी भूमि व्यवस्था की पुनर्स्थापना पर जोर, भूमि एवं जंगल पर पारंपरिक अधिकारों की रक्षा, सशस्त्र विद्रोह एवं गुरिल्ला शैली का प्रयोग, आर्थिक शोषण, लगान बेगारी के खिलाफ आंदोलन, जनजातीय धार्मिक पुनर्जागरण एवं सुधार आंदोलन, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का विरोध, सामाजिक सुधार,
शराबबंदी, नैतिक जीवन, अंधविश्वास का विरोध, सामूहिक भागीदारी एवं जन समर्थन पर आधारित, छोटा नागपुर क्षेत्र तक सीमित क्षेत्रीय आंदोलन, परंपरागत प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास, सांस्कृतिक पहचान एवं स्वाभिमान का पुनरुत्थान, विद्रोह में युवाओं की सक्रिय भागीदारी, स्थानीय भूगोल यानी कि जंगल पहाड़ का रणनीतिक उपयोग, भविष्य के जनजातीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत। आंदोलन के परिणाम और प्रभाव। बिरसा मुंडा के आंदोलन से जनजातीय चेतना का व्यापक विकास, छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष का विस्तार, अंग्रेजों को जनजातीय समस्याओं पर ध्यान देने के लिए बाध्य होना पड़ा, भूमि संबंधी सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसका निर्माण, जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर कानूनी रोक, जमींदारों एवं महाजनों के शोषण में आंशिक कमी, बेगारी प्रथा के विरुद्ध जागरूकता में वृद्धि, जनजातीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार को बढ़ावा, आदिवासी पहचान एवं सांस्कृतिक स्वाभिमान का पुनरुत्थान, भविष्य के जनजातीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दमनकारी नीतियों का भी प्रयोग, आंदोलन के दमन के बावजूद उसकी वैचारिक विजय, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय योगदान की मान्यता, क्षेत्रीय आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना की ओर संक्रमण। अगला टॉपिक है पाल कला। पाल कला और वास्तुकला की विशेषताएं। पाल वंश के संरक्षण में विकास, बौद्ध धर्म विशेषकर महायान वज्रयान का प्रमुख प्रभाव, काले पत्थर यानी ब्लैक बेसाल्ट की मूर्ति कला का अधिक प्रयोग, मूर्तियों में चिकनाई, चमक और सूक्ष्म नक्काशी, बुद्ध, बोधिसत्व एवं तांत्रिक देवताओं की मूर्तियों की प्रधानता, शांत, गंभीर एवं आध्यात्मिक भाव भंगिमा, अलंकरण में जटिलता एवं सूक्ष्मता, धातु मूर्ति कला का उच्च विकास, पांडुलिपि चित्रकला का विकास, चित्रों में लाल, नीले, पीले रंग का प्रयोग, वास्तुकला में विहार एवं महाविहारों का निर्माण, प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ईंटों से बने विशाल मठ एवं स्तूप, बहुमंजिला संरचनाएं एवं प्रांगण युक्त योजना, मूर्तिकला और वास्तुकला का समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, नेपाल, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया तक, कला में धार्मिकता के साथ शैक्षणिक वातावरण का समावेश, समरूपता, संतुलन एवं अनुपात पर विशेष ध्यान, स्थापत्य में सादगी और उपयोगिता का मिश्रण, भारतीय मध्यकालीन कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। अब देख लेते हैं पाल मूर्ति कला की विशेषताएं। पाल वंश के संरक्षण में उत्कर्ष, काले पत्थर ब्लैक बेसाल्ट का प्रमुख उपयोग, मूर्तियों में चिकनाई, चमक एवं परिष्कृत सतह, सूक्ष्म एवं जटिल नक्काशी का उत्कृष्ट प्रदर्शन, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों की प्रधानता, गौतम बुद्ध की शांत, ध्यानमग्न और आध्यात्मिक मुद्रा, वज्रयान एवं तांत्रिक देवताओं का भी चित्रण, अलंकरण में सूक्ष्मता एवं समृद्धि, संतुलित अनुपात एवं शारीरिक सौष्ठव, मुद्रा, हस्तभाव और आसन का विशेष महत्व, धातु मूर्तिकला का उच्च विकास, प्रतिमाओं के पीछे अलंकृत प्रभामंडल का निर्माण, मूर्तियों में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, स्थिरता, गंभीरता एवं आध्यात्मिक भाव की अभिव्यक्ति, मंदिरों एवं विहारों में स्थापत्य हेतु मूर्तियों का निर्माण, नेपाल, तिब्बत आदि में इस शैली का प्रभाव, मूर्तियों में सूक्ष्म रेखांकन एवं परिधान की बारीकी, कला में धर्म और सौंदर्य का समन्वय, लघु एवं विशाल दोनों प्रकार की मूर्तियों का निर्माण, भारतीय मध्यकालीन मूर्ति कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। पाल कालीन चित्रकला की विशेषताएं। पाल वंश के संरक्षण में विकास, बौद्ध धर्म यानी कि महायान एवं वज्रयान से गहरा संबंध। तीसरा, पांडुलिपि चित्रकला का प्रमुख रूप, बौद्ध ग्रंथों जैसे प्रज्ञा पारमिता का चित्रण, गौतम बुद्ध एवं बोधिसत्वों के जीवन प्रसंगों का चित्रण, लाल, नीले, पीले, हरे रंगों का प्रमुख उपयोग, सूक्ष्म एवं बारीक रेखांकन, चित्रों में आध्यात्मिकता एवं शांत भाव, सीमित स्थान में सघन एवं संतुलित संरचना, अलंकरण एवं सजावट में जटिलता, तांत्रिक, वज्रयान देवताओं का चित्रण, प्राकृतिक रंगों जैसे खनिज एवं वनस्पति का उपयोग, चित्रों के चारों ओर सजावटी बॉर्डर, धार्मिक प्रतीकों जैसे धर्मचक्र का प्रयोग, शिक्षण एवं धार्मिक उद्देश्यों से चित्रों का निर्माण,
नेपाल, तिब्बत आदि क्षेत्रों पर प्रभाव, रेखा एवं रंग के संतुलन पर विशेष ध्यान, कला में धर्म और शिक्षा का समन्वय, लघु चित्रकला का प्रारंभिक रूप, भारतीय मध्यकालीन चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। अब देख लेते हैं कि पाल कला का बौद्ध धर्म के साथ संबंध। पाल वंश बौद्ध धर्म यानी कि महायान और वज्रयान के प्रमुख संरक्षक थे। कला का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों की प्रधानता, गौतम बुद्ध के जीवन प्रसंगों का चित्रण, तांत्रिक देवताओं, तांत्रिक यानी वज्रयान देवताओं एवं देवियों का व्यापक चित्रण, विहार एवं महाविहारों का निर्माण, बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मूर्तिकला में आध्यात्मिकता, ध्यान एवं शांति की अभिव्यक्ति, पांडुलिपि चित्रकला में बौद्ध ग्रंथों का अलंकरण, कला में धर्म, शिक्षा और साधना का समन्वय, नेपाल, तिब्बत एवं दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध कला का प्रसार, बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से कला शैली का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, स्तूप, मठ एवं मंदिरों में बौद्ध प्रतीकों का उपयोग, धर्मचक्र प्रवर्तन, वज्रयान आदि प्रतीकों का ये वज्र केवल वज्र देखेंगे, वज्र आदि प्रतीकों का व्यापक प्रयोग, बौद्ध दर्शन जैसे करुणा, अहिंसा, ध्यान का कलात्मक अभिव्यक्ति में समावेश। अब अगला टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार। रविन्द्रनाथ टैगोर मानवतावाद के समर्थक थे, जाति पाति एवं सामाजिक भेदभाव के विरोधी, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना, स्त्री शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के पक्षधर, ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं ग्राम स्वराज पर बल, भारतीय संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति के समन्वय के समर्थक, संकीर्ण राष्ट्रवाद के आलोचक, विश्व बंधुत्व के समर्थक, प्रकृति व मानव के बीच सामंजस्य पर जोर, कला, साहित्य एवं संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक जागरण, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का विरोध, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित समाज की परिकल्पना, स्वतंत्र चिंतन एवं व्यक्तित्व के विकास पर बल, शिक्षा में रचनात्मकता एवं अनुभवात्मक पद्धति का समर्थन, लोक संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण पर जोर, सांस्कृतिक विविधता में एकता के समर्थक, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार, संकीर्ण एवं उग्र राष्ट्रवाद के आलोचक, राष्ट्रवाद को मानवता से ऊपर रखने के विरोधी, राष्ट्रवाद के अंधानुकरण को खतरनाक माना, भारतीय राष्ट्रवाद को मानवीय एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित करने का समर्थन किया, स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानसिक एवं सांस्कृतिक माना, विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति पर बल, सभी राष्ट्रों के बीच समानता एवं सम्मान का पक्ष, सांस्कृतिक आदान प्रदान को आवश्यक माना, मानवता को सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्थापित किया, पश्चिमी साम्राज्यवाद एवं आक्रामक राष्ट्रवाद की आलोचना, पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय का समर्थन, वैश्विक शांति एवं सह अस्तित्व की वकालत, व्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्र से अधिक महत्व दिया जाना, राष्ट्रवाद को सीमित और अंतर्राष्ट्रीयवाद को व्यापक दृष्टिकोण माना। साहित्य और कला में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। बहुमुखी साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार, नाटककार एवं निबंधकार। गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त। कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में योगदान। बंगाली साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। प्रकृति प्रेम, मानवता एवं आध्यात्मिकता पर आधारित रचनाएं। जनगण मन की रचना, भारत का राष्ट्रगान। अमार सोनार बांग्ला की रचना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान। रविंद्र संगीत की समृद्ध परंपरा की स्थापना। लघु कथाओं में यथार्थवाद एवं मानवीय संवेदनाओं का चित्रण। नाटकों में सामाजिक एवं दार्शनिक विषयों की प्रस्तुति। चित्रकला में भी महत्वपूर्ण योगदान। आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत। शिक्षा एवं कला के समन्वय हेतु शांति निकेतन की स्थापना। कला को जीवन से जोड़ने का प्रयास। भारतीय एवं पाश्चात्य कला का समन्वय। साहित्य एवं कला के माध्यम से वैश्विक सांस्कृतिक पहचान स्थापित की। अब है कि स्वतंत्रता आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका। राष्ट्रीय चेतना एवं देशभक्ति को साहित्य के माध्यम से जागृत किया। बंग भंग का विरोध, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन एवं प्रचार, देशभक्ति गीतों एवं रचनाओं द्वारा जन जागरण, जनगण मन जैसी गीतों से राष्ट्रीय एकता को बल। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों की आलोचना। शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार। शांति निकेतन। अहिंसात्मक एवं नैतिक आधार पर स्वतंत्रता का समर्थन। संकीर्ण राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए मानवीय स्वतंत्रता पर बल। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को उजागर किया। भारतीय संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा।
सामाजिक सुधारों के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन को आधार प्रदान करना, प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रहकर वैचारिक नेतृत्व प्रदान किया, स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक एवं सांस्कृतिक दिशा दी। अगला टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू। धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता पर जवाहरलाल नेहरू के विचार। धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रबल समर्थक, राज्य और धर्म को अलग रखने के पक्षधर, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, धर्म के आधार पर राजनीति का विरोध, सांप्रदायिकता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरा माना, हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल, सांप्रदायिक दंगों एवं विभाजनकारी प्रवृत्तियों की आलोचना की, आधुनिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच का समर्थन, संविधान में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को स्थापित करने में योगदान, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर, राष्ट्रीय एकता को धर्म से ऊपर रखा, सांप्रदायिक संगठनों एवं राजनीति का विरोध, शिक्षा के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष चेतना का विकास, लोकतांत्रिक एवं बहुलतावादी समाज की परिकल्पना, एकता में विविधता के सिद्धांत का समर्थन। विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं। गुट निरपेक्षता की नीति, शीत युद्ध के दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना, पंचशील सिद्धांतों का पालन यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध, विश्व शांति एवं सहयोग पर बल, एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ एकजुटता, नव स्वतंत्र देशों का समर्थन, संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, युद्ध के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता, परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास पर जोर, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, स्वायत्त निर्णय, नैतिकता एवं आदर्शवाद पर आधारित नीति, वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास। आधुनिक भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, संसदीय शासन व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया, योजना आयोग की स्थापना, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की नींव, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, औद्योगिकरण को बढ़ावा, भारी उद्योग की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs का विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों की स्थापना, IIT, एम्स आदि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थानों की शुरुआत, कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं का विकास, बांध और नहरें, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया, शिक्षा, विज्ञान एवं अनुसंधान को प्राथमिकता, विदेश नीति में गुट निरपेक्षता से वैश्विक पहचान बनाई, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ किया, आधुनिक प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले भारत की नींव रखी। अब नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी। तो राष्ट्रीय नायक के रूप में महात्मा गांधी का उदय, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग, भारत लौटकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, चंपारण सत्याग्रह में राष्ट्रीय पहचान, खेड़ा सत्याग्रह में किसानों का नेतृत्व, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सफलता, सत्याग्रह एवं अहिंसा की नीति का प्रचार, जनसाधारण को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना, सरल जीवन एवं उच्च विचार से जन आकर्षण, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व, नमक सत्याग्रह द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रभावशाली नेतृत्व, ग्रामीण भारत एवं आम जनता की समस्याओं को उठाना, सत्य अहिंसा एवं नैतिकता पर आधारित राजनीति, जन नेता के रूप में व्यापक स्वीकृति, स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित किया। आगे है कि राजनीतिक रणनीति एवं जन उभार, सत्याग्रह एवं अहिंसा को प्रमुख राजनीतिक हथियार बनाया, जनसाधारण, किसान, मजदूर, महिलाओं को आंदोलन से जोड़ा, सरल एवं व्यवहारिक मुद्दों, नमक कर अन्याय को आंदोलन का आधार बनाया, असहयोग आंदोलन के माध्यम से व्यापक जन उभार, नमक सत्याग्रह द्वारा देशव्यापी भागीदारी, आंदोलन को चरणबद्ध एवं नियंत्रित रूप से संचालन किया, नैतिक दबाव द्वारा ब्रिटिश शासन को चुनौती, ग्रामीण भारत को आंदोलन का केंद्र बनाया, स्वदेशी खादी एवं बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा, महिलाओं एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की, जनसंचार के प्रभावी साधन जैसे सभा, यात्रा, पत्र का उपयोग, अहिंसात्मक अनुशासन पर जोर देकर आंदोलन को वैधता प्रदान की, सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देकर व्यापक समर्थन प्राप्त किया, स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, आंदोलन को नैतिक एवं जन आधारित शक्ति में परिवर्तित किया। रचनात्मक कार्य महात्मा गांधी के, खादी एवं स्वदेशी का प्रचार प्रसार, चरखा आंदोलन के माध्यम से आत्मनिर्भरता का विकास, ग्राम उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता उन्मूलन, हरिजन उत्थान, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुधार पर जोर, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम का विकास, महिला सशक्तिकरण एवं जन सहभागिता को बढ़ावा,
शराबबंदी एवं नैतिक सुधार के अभियान, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय भाषा के प्रचार का समर्थन, श्रम की गरिमा एवं आत्मनिर्भर जीवन शैली पर बल, सामुदायिक सहयोग एवं सेवा की भावना का विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों का संचालन, सामाजिक समानता एवं न्याय की स्थापना का प्रयास। अब आगे है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार महात्मा गांधी के, सत्य एवं अहिंसा, राजनीति को नैतिकता एवं धर्म से जोड़ना, साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल, सर्वोदय सबका उदय, विशेष रूप से अंतिम व्यक्ति के कल्याण पर जोर, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, पूंजीपतियों को संपत्ति का न्यासी मानना, ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकृत शासन एवं आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना, पंचायती राज व्यवस्थाओं का समर्थन, पश्चिमी सभ्यता की आलोचना, हिंद स्वराज में भौतिकवाद एवं मशीनीकरण का विरोध, सरल जीवन एवं उच्च विचार का समर्थन, भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति आस्था, नैतिकता, सत्य और आत्मसंयम पर आधारित जीवन शैली, सामुदायिक जीवन एवं सहयोग की भावना पर बल, अंधानुकरण के बजाय स्वदेशी सोच का समर्थन, मानवता, प्रेम एवं सहिष्णुता के मूल्यों का प्रचार, सामाजिक सुधार को राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ना। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी, सत्य को सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत माना, अहिंसा को जीवन एवं संघर्ष का आधार बनाया, सत्य और अहिंसा को एक दूसरे के पूरक माना, अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रयोग, साधन और साध्य दोनों की पवित्रता, नैतिक शक्ति को भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ माना, व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठता एवं आत्मसंयम पर जोर, विरोधी के प्रति घृणा नहीं बल्कि प्रेम और करुणा का भाव, हिंसा को अस्थायी एवं अहिंसा को अस्थायी समाधान माना, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए अहिंसात्मक मार्ग अपनाया, जन आंदोलनों में अनुशासन एवं शांति बनाए रखने पर बल, सत्य की खोज को जीवन का उद्देश्य माना, आत्मबल के माध्यम से अन्याय का विरोध, सत्य और अहिंसा को सार्वभौमिक एवं व्यावहारिक सिद्धांत माना, विश्व शांति एवं मानवता के लिए इन सिद्धांतों का प्रचार। ट्रस्टीशिप सिद्धांत महात्मा गांधी, संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक धरोहर माना, पूंजीपतियों को संपत्ति का न्यासी माना, धन का उपयोग समाज कल्याण हेतु करने पर बल, आर्थिक असमानता को नैतिक रूप से नियंत्रित करने का प्रयास, वर्ग संघर्ष के स्थान पर सहयोग का समर्थन, अमीर गरीब के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास, संपत्ति के न्याय संगत वितरण की वकालत, स्वैच्छिक त्याग एवं आत्मसंयम पर आधारित सिद्धांत, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच मध्य मार्ग को प्रस्तुत किया, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पर जोर, शोषण मुक्त समाज की स्थापना का लक्ष्य, नैतिकता आधारित आर्थिक व्यवस्था की परिकल्पना, राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप के बिना सामाजिक न्याय का प्रयास, मानवता, सेवा और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहन देना, व्यवहारिक रूप से आदर्शवादी परंतु पूर्ण क्रियान्वयन में सीमित सफलता। ग्राम स्वराज महात्मा गांधी के, आत्मनिर्भर एवं स्वशासी गांवों की परिकल्पना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायत आधारित शासन व्यवस्था, प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई मानना, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कुटीर एवं ग्राम उद्योगों को बढ़ावा, खादी एवं स्वदेशी उत्पादन पर जोर, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन, ग्रामीण रोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल, सामुदायिक सहयोग एवं सहभागिता, सामाजिक समानता एवं अस्पृश्यता उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का स्थानीय विकास, सरल जीवन एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज, शोषण मुक्त एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक औद्योगिकरण के अतिरेक का विरोध। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बिहार में पाश्चात्य माने आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का विकास। तो पहला जो प्रश्न है, पहला जो टॉपिक है, पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा का काल क्रमानुसार विकास। ठीक है, तो विकास को देख लेते हैं। तो प्रारंभिक चरण में देखिए 1813 से लेकर 1857 में चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। अंग्रेजों द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। मैकाले का स्मरण पत्र से अंग्रेजी माध्यम एवं पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा, पारंपरिक शिक्षा की उपेक्षा प्रारंभ, वुड का डिस्पैच द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा तय, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक संस्थागत ढांचा विकसित करने का प्रयास, सरकारी विद्यालयों एवं जिला स्कूलों की स्थापना की नीति, पटना, आरा, छपरा आदि में प्रारंभिक स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत, सीमित स्तर पर भारतीयों की भागीदारी। यह था प्रारंभिक। विस्तार का चरण देखें 1858 से लेकर 1914 तक में। तो 1857 के बाद शिक्षा के प्रसार पर अधिक ध्यान,
माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि। पटना कॉलेज 1863, इसकी स्थापना। उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र। TNB कॉलेज 1887 की स्थापना। BN कॉलेज 1889 की स्थापना। मिशनरी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के प्रसार में योगदान। जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वानों का भाषाई एवं शैक्षिक योगदान। महिला शिक्षा की धीमी शुरुआत। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रारंभिक पहल। शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। प्रशासनिक सेवाओं हेतु शिक्षित वर्ग का निर्माण। और तीसरा चरण देखें, उच्च शिक्षा का विकास। उच्च शिक्षा के संस्थागत विकास में तेजी। पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना। बिहार का पहला विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कॉलेजों का संबद्धीकरण। पटना साइंस कॉलेज 1927 की स्थापना। विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा का विकास। शोध एवं वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत। प्रांतीय सरकारों द्वारा शिक्षा के लिए नीतिगत प्रयास। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से शिक्षा में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का समावेश। छात्र आंदोलनों एवं राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों का विकास। स्वतंत्रता पूर्व आधुनिक शिक्षा की मजबूत नींव स्थापित हुई। अगला टॉपिक है कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास। तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास में सबसे पहले कृषि शिक्षा को देखें तो पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान 1904 में इसकी स्थापना हुई। एशिया का पहला कृषि अनुसंधान संस्थान माना जाता है। आधुनिक कृषि तकनीकों एवं अनुसंधान को बढ़ावा। किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी प्रदान करना। कृषि उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार का प्रयास। दूसरा, इंजीनियरिंग शिक्षा। सर्वे ट्रेनिंग स्कूल 1896 में इसकी स्थापना हुई। 1924 में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में रूपांतरण इसी का हुआ। 1932 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना। वर्तमान में यह NIT पटना के रूप में विकसित हुआ है। तकनीकी मानव संसाधन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। चिकित्सा शिक्षा देखें तो टेम्पल मेडिकल स्कूल 1874 में स्थापित हुआ। टेम्पल मेडिकल स्कूल। इसके बाद 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बना, जो वर्तमान में PMCH पटना के रूप से जाना जाता है, पटना के रूप में। ठीक है। इसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1946 में हुई। आधुनिक चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ। पशु चिकित्सा एवं अन्य संस्थानों को देखें तो पटना पशु चिकित्सा कॉलेज 1927 की स्थापना हुई। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान का विकास हुआ। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना हुई। खनन एवं भू विज्ञान शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। औद्योगिक एवं तकनीकी विकास हेतु कुशल मानव संसाधन का निर्माण। अब आगे है, अगला टॉपिक है कि शिक्षा के विकास का प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव देखें तो आधुनिक तार्किक एवं शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। राष्ट्रीय चेतना एवं राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। पृथक बिहार राज्य के निर्माण में नेतृत्व, जैसे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण। प्रशासनिक एवं बौद्धिक नेतृत्व का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किक सोच का प्रसार। तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल में वृद्धि। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक प्रभाव देखें तो प्रेस एवं पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ। जनमत निर्माण एवं राजनीतिक बहस की परंपरा का विकास। सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, छुआछूत आदि के प्रति जागरूकता। महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा। समाज सुधार आंदोलनों को गति। आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारों का प्रसार। सांस्कृतिक जागरण एवं बौद्धिक वातावरण का निर्माण। अन्य प्रभाव देखें तो शिक्षा एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन। अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का कमजोर होना। ग्रामीण शहरी शिक्षा असमानता का उदय। शिक्षित वर्ग में प्रशासनिक सेवाओं की ओर आकर्षण। आलोचनात्मक विश्लेषण और सीमाओं को देखें तो बिहार में आधुनिक शिक्षा। औपनिवेशिक उद्देश्य शिक्षा का लक्ष्य क्लर्क तैयार करना। भारतीयों के समग्र बौद्धिक विकास की उपेक्षा। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के कारण शिक्षा सीमित वर्ग तक रहा। प्राथमिक एवं ग्रामीण शिक्षा की उपेक्षा। शिक्षा का शहरी एवं उच्च वर्ग तक सीमित रहना। महिला शिक्षा की अत्यंत धीमी प्रगति। बालिका विद्यालयों की भारी कमी। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर प्रारंभिक दौर में ध्यान कम। भारतीय भाषाओं एवं पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा। अंग्रेजी शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता। शिक्षा में व्यावहारिकता की कमी। रोजगार उन्मुख शिक्षा का अभाव। सामाजिक असमानताओं, जाति वर्ग को पूरी तरह से समाप्त न कर पाना। शिक्षा का महंगा और सीमित पहुंच वाला होना। औपनिवेशिक मानसिकता एवं निर्भरता को बढ़ावा।
तो ये था, हम लोग इसके 3 भागों को हमने पढ़ा। इसके प्रसार, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के प्रसार को देखा, फिर तकनीकी शिक्षा को देखा, और उसके बाद उस पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा। अब अगला टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना और इसके विभिन्न चरण। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय एवं कांग्रेस की स्थापना। राष्ट्रवाद का उदय के कारक: भारत का राजनीतिक एकीकरण, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, नए शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय, प्रेस एवं समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव, ब्रिटिश नीतियों के प्रति असंतोष, लॉर्ड लीटन की दमनकारी नीतियाँ, इल्बर्ट बिल विवाद से नस्लीय भेदभाव उजागर, आर्थिक शोषण, ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारी कर, परिवहन एवं संचार, रेल डाक से विचारों का प्रसार, विदेशी शासन के प्रति राष्ट्रीय एकता की भावना। तो ये है। कांग्रेस की स्थापना को देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, एओ ह्यूम की प्रमुख भूमिका, भारतीय नेताओं एवं शिक्षित वर्गों का सहयोग, प्रारंभिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से संवाद एवं सुधार की मांग, राजनीतिक मंच के रूप में कांग्रेस का उदय। सिद्धांत देखें तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, अंग्रेजों द्वारा असंतोष को नियंत्रित करने हेतु स्थापना, और दूसरा सिद्धांत तड़ित चालक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रवाद को संगठित करने का मंच। कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को दिशा एवं संगठन प्रदान किया। उदारवादी चरण देखें तो इसके कार्यप्रणाली में संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग, प्रार्थना, याचिका और विरोध की नीति, ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग, विधायी परिषद में भागीदारी, तर्क एवं संवाद पर आधारित राजनीति। सकारात्मक योगदान देखें तो ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को उजागर किया, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन, राष्ट्रीय चेतना एवं राजनीतिक जागरण की नींव रखी, लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार किया, भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग की, प्रेस एवं सार्वजनिक बहस की परंपरा को मजबूत किया। आलोचनात्मक परीक्षण देखें तो जनाधार अत्यंत सीमित, केवल शिक्षित उच्च मध्यम वर्ग तक, किसानों, मजदूरों एवं आम जनता की उपेक्षा, ब्रिटिश सरकार पर अत्यधिक भरोसा, उग्र एवं प्रभावी आंदोलन की कमी, मांगों का सीमित एवं सुधारवादी स्वरूप। ब्रिटिश प्रतिक्रिया में देखें तो प्रारंभ में तटस्थ सहानुभूतिपूर्ण रवैया, बाद में विरोध एवं उपहास में परिवर्तन, लॉर्ड डफरिन द्वारा आलोचना, लॉर्ड कर्जन के समय दमनकारी नीतियाँ, कांग्रेस को कमजोर एवं अप्रभावी दिखाने का प्रयास। आगे है कि राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी। सबसे पहला दलित आंदोलन, बिहार के विशेष संदर्भ में। इसमें है कि अछूतोद्धार एवं सामाजिक समानता के लिए प्रयास, जगजीवन राम का महत्वपूर्ण योगदान, डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की भूमिका, दलित वर्ग में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों की भागीदारी में वृद्धि, सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत के खिलाफ संघर्ष। इसके बाद है कार्यकारी मजदूर वर्ग, वर्किंग क्लास में देखें तो औद्योगिक मजदूर वर्गों का उदय हुआ, ट्रेड यूनियन का गठन हुआ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुई, मजदूरों द्वारा हड़ताल एवं प्रदर्शन, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान, मजदूर अधिकारों एवं बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग, राष्ट्रीय आंदोलन को जन आधारित बनाने में योगदान, वर्गीय चेतना एवं संगठनात्मक शक्ति का विकास। अब देखिए सशस्त्र संघर्ष एवं बाहरी प्रयास, ये सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के विषय में है। तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान देखें तो सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों का रणनीतिक उपयोग, आज़ाद हिंद फौज का गठन, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास, विदेशों जैसे जापान, दक्षिण पूर्व एशिया से सहयोग प्राप्त करना, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, दिल्ली चलो जैसे नारों से सैनिकों में उत्साह, भारतीय युद्ध बंदियों एवं प्रवासी भारतीयों को संगठित करना, बोस का ओजस्वी एवं प्रेरणादायक नेतृत्व, महिलाओं की भागीदारी जैसे रानी झांसी रेजिमेंट, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैन्य दबाव बनाना, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देना, आईएनए ट्रायल्स से देशव्यापी जन आंदोलन को बल मिला। इसके बाद ब्रिटिश सेना की निष्ठा में कमी लाने में योगदान और स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना। कुछ विशिष्ट सत्याग्रह एवं बिहार की भूमिका देखें तो इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम सबसे ऊपर आता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को देखें, महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में आरंभ किया गया, अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद आंदोलन की शुरुआत, उद्देश्य भारत को बिना सहमति युद्ध में शामिल करने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्वरूप क्या था? सामूहिक नहीं बल्कि चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा था। सत्याग्रहियों का चयन स्वयं गांधी जी द्वारा किया जाता था। मुख्य मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं युद्ध के विरुद्ध बोलने का अधिकार। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, बाद में देश भर में कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक एवं नियंत्रित था।
ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी की गई। बिहार का योगदान देखें तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही बनाया गया। अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वितीय प्रमुख सत्याग्रही के रूप में उभरे। बिहार में आंदोलन का तेजी से विस्तार, जिला एवं स्थानीय स्तर पर नेताओं की सक्रिय भागीदारी, छात्र एवं बुद्धिजीवी एवं आम जनता का समर्थन, पटना, गया, मुजफ्फरपुर आदि में आंदोलन का प्रभाव, सभाओं, भाषणों एवं जुलूसों के माध्यम से जन जागरण, स्थानीय प्रशासन द्वारा गिरफ्तारियां एवं दमन, ग्रामीण क्षेत्रों तक आंदोलन का प्रसार, कांग्रेस गठबंधन के माध्यम से आंदोलन का संचालन। प्रभाव और महत्व देखें तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध की निरंतरता बनी रही, जनता में राजनीतिक चेतना एवं साहस का विकास हुआ, अहिंसात्मक संघर्ष के प्रति विश्वास मजबूत हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन को मंद पड़ने से बचाया, बिहार को स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय केंद्र के रूप में स्थापित किया, आगे के आंदोलनों विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आधार तैयार किया, नेताओं और जनता के बीच संपर्क मजबूत हुआ, सीमित होने के बावजूद वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण आंदोलन सिद्ध हुआ। ये हम बात कर रहे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह की। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है, हालांकि इस वर्ष के लिए हमने इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं रखा है, लेकिन फिर भी देखें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो पृष्ठभूमि इसकी द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्स मिशन की विफलता, भारतीयों को बिना सहमति युद्ध में शामिल करना, ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता असंतोष। दूसरा देखिए आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 के मुंबई अधिवेशन से प्रारंभ होती है। महात्मा गांधी का नेतृत्व, करो या मरो का नारा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। प्रमुख विशेषताओं को देखें तो स्वतः स्फूर्त एवं व्यापक जन आंदोलन, नेतृत्वहीन चरण, नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अहिंसात्मक और उग्र दोनों स्वरूप का, सभी वर्गों की भागीदारी, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सभी। आंदोलन का स्वरूप हड़ताल, प्रदर्शन एवं जुलूस, संचार साधनों पर हमला, रेल टेलीग्राफ, सरकारी कार्यालयों पर कब्जा, हमले, समानांतर सरकारों की स्थापना, भूमिगत आंदोलन का विकास। बिहार की भूमिका देखें तो बिहार में अत्यंत उग्र एवं व्यापक आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व, हजारीबाग जेल से पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रसार, छात्रों एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी। ब्रिटिश प्रतिक्रिया देखें तो शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी, गांधी, नेहरू, पटेल की कठोर दमन, लाठीचार्ज, गोलीकांड, हजारों लोगों की गिरफ्तारी, प्रेस पर नियंत्रण एवं सेंसरशिप। परिणाम और महत्व देखें तो ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई, स्वतंत्रता की अनिवार्यता स्पष्ट हुई, जन आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, 1947 की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ, भारतीयों में आत्मविश्वास एवं संघर्ष की भावना बढ़ी। अब देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार अग्रणी केंद्र बना, पटना सहित प्रमुख शहरों में व्यापक आंदोलन, छात्रों, युवाओं और एवं किसानों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यालयों, डाक, तार एवं रेलवे पर हमले, संचार व्यवस्था, रेल टेलीग्राफ को बाधित किया गया, आरा, गया, भागलपुर आदि में उग्र प्रदर्शन, कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई, भूमिगत आंदोलन का विकास एवं गुप्त गतिविधियां, जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण नेतृत्व, भूमिगत क्रांति, राम मनोहर लोहिया के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां, हजारीबाग जेल से नेताओं का साहसिक पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन का व्यापक प्रसार, महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी, ब्रिटिश दमन, गिरफ्तारी, गोलीकांड का सामना, बिहार में आंदोलन का अत्यधिक उग्र एवं व्यापक स्वरूप। और इसमें याद रखेंगे सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था 11 अगस्त 1942 को, वो हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन। परिचय देखें तो जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन था। भूमिका देखें तो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, युवाओं, किसानों और मजदूरों को जोड़ा, आंदोलन को संगठित और मजबूत बनाया, गिरफ्तारी और जेल, अंग्रेजों ने उन्हें आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया, हजारीबाग जेल में बंद किया, जेल से भागना, 1942 में साहसिक तरीके से जेल से भाग निकले, यह घटना आंदोलन के लिए प्रेरणादायक बनी। भूमिगत गतिविधियां उन्होंने चलाई, उसके बाद गुप्त रूप से आंदोलन चलाया, संदेशों और योजनाओं का संचालन किया, क्रांतिकारी कार्यों को दिशा दी, विचारधारा समाजवाद और समानता के समर्थक थे, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। योगदान देखें तो आंदोलन को नई ऊर्जा और नेतृत्व दिया, जनता में जागरूकता और उत्साह बढ़ाया। महत्व देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए उनकी भूमिका ने स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। संथाल विद्रोह, अब नेक्स्ट टॉपिक है संथाल विद्रोह। परिचय, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ एक बड़ा जनजातीय विद्रोह था। यह अंग्रेजी शासन और जमींदारी शोषण के खिलाफ था। नेतृत्व देखिए तो इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया और इसके साथ चांद और भैरव भी प्रमुख नेता थे। कारण, जमींदारों और महाजनों द्वारा अत्यधिक शोषण, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, भूमि पर कब्जा और करों का बोझ, आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप। घटनाक्रम देखें तो विद्रोह की शुरुआत भागलपुर क्षेत्र से हुई,
संथालों ने अंग्रेज अधिकारियों और महाजनों पर हमला किया, कई सरकारी संस्थानों को नुकसान पहुंचाया। दमन देखें तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कठोरता से दबा दिया, हजारों संथाल मारे गए। परिणाम, संथाल परगना क्षेत्र का गठन किया गया। अंग्रेजों को जनजातीय नीतियों में कुछ बदलाव करने पड़े। महत्व देखें तो यह पहला बड़ा जनजातीय विद्रोह था। इसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासियों की एकता दिखाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका विशेष स्थान है। संथाल विद्रोह के कारण को देखें, आर्थिक शोषण, जमींदारों और महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, किसानों से जबरन लगान लिया जाता था, कर्ज के जाल में फंसाकर शोषण किया जाता था। भूमि से बेदखली देखें तो संथालों की जमीन पर जमींदारों और बाहरी लोगों का कब्जा था। पारंपरिक भूमि अधिकारों की अनदेखी की गई। ब्रिटिश नीतियां देखें तो अंग्रेजों की दमनकारी प्रशासनिक नीतियां, राजस्व व्यवस्था ने जनजातियों पर बोझ बढ़ाया। महाजन और साहूकारों का अत्याचार, अत्यधिक ब्याज दरें, धोखाधड़ी और जमीन हड़पना। पुलिस और प्रशासन का अत्याचार देखें तो पुलिस द्वारा अत्याचार और भ्रष्टाचार, न्याय की सही व्यवस्था का अभाव। सांस्कृतिक हस्तक्षेप देखें तो आदिवासी जीवन शैली और परंपराओं में हस्तक्षेप, बाहरी लोगों दिकुओं का बढ़ता प्रभाव। असुरक्षा और असंतोष, जीवन, संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा का अभाव। लगातार शोषण के कारण असंतोष बढ़ता गया। ये था। अब अगला है कि संथाल विद्रोह की गति। 30 जून 1855 को विद्रोह की शुरुआत भगनाडीह गांव से हुई। भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में आंदोलन तेजी से फैल गया। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हजारों संथाल एकजुट हुए। विद्रोह झारखंड, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में फैल गया। संथालों ने समूह बनाकर अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों पर हमला किया। सरकारी संस्थानों, थानों और कोषागारों को निशाना बनाया। रेल, डाक और संचार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। विद्रोह में धनुष बाण, तलवार और आदि पारंपरिक हथियारों का उपयोग हुआ। कई क्षेत्रों में अंग्रेजी प्रशासन कमजोर पड़ गया और संथालों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह अधिक प्रभावी रहा। महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। कई स्थानों पर मार्शल लॉ लागू किया गया। अंग्रेजों ने गांव को नष्ट कर दिया और विद्रोहियों को चारों तरफ से घेर लिया। 1856 तक विद्रोह को कठोरता से दबा दिया गया। हजारों संथाल मारे गए, नेताओं को पकड़ लिया गया। अंततः नेतृत्व कमजोर पड़ने और संसाधनों की कमी के कारण विद्रोह समाप्त हो गया। यह विद्रोह अल्पकालिक होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली रहा और जनजातीय प्रतिरोध का प्रतीक बना। अब देखते हैं संथाल विद्रोह के परिणाम। विद्रोह को 1856 तक अंग्रेजों ने कठोरता से दबा दिया। हजारों संथाल मारे गए और कई घायल हुए। सिद्धू कान्हू सहित प्रमुख नेताओं को पकड़कर दंडित किया गया। अंग्रेजों को अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रशासनिक सुधार के रूप में संथाल परगना क्षेत्र का गठन किया गया। जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों पर कुछ हद तक नियंत्रण लगाया गया। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के प्रति अपनी नीतियों में सुधार करने की कोशिश की गई। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को जनजातीय असंतोष का एहसास कराया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय भागीदारी को पहचान मिली। भविष्य के आंदोलनों के लिए यह प्रेरणा स्रोत बना। संथाल समुदाय में एकता और जागरूकता बढ़ी। संथाल विद्रोह के प्रभाव को देखें तो अंग्रेजी शासन को जनजातीय असंतोष की गंभीरता का एहसास हुआ। आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। संथाल परगना जैसे अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाए गए। जमींदारों और महाजनों के शोषण पर कुछ हद तक नियंत्रण लगाया गया। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों के प्रति अपनी नीति में बदलाव किए। संथालों में एकता, जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ा। अन्य जनजाति और किसान आंदोलनों को प्रेरणा मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भूमिका को पहचान मिली। भविष्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की नींव मजबूत हुई। यह विद्रोह जनजातीय प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। अब देखते हैं पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताएं। दैनिक जीवन का चित्रण। आम लोगों के जीवन, बाजार, त्यौहार और कामकाज को दर्शाया जाता था। राजाओं के बजाय साधारण जनता पर अधिक ध्यान। यथार्थवाद। चित्रों में वास्तविक जीवन की झलक मिलती है। हाव भाव और गतिविधियों को सजीव रूप में दिखाया गया। सूक्ष्म और बारीक रेखांकन। बहुत महीन और स्पष्ट रेखाओं का उपयोग हुआ। कलाकारों की कुशलता और सटीकता इसमें दिखाई देती है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। पेड़ पौधों और खनिजों से बने रंगों का उपयोग किया जाता था। हल्के रंगों और आकर्षक होते थे। पृष्ठभूमि का अभाव। चित्रों में ज़्यादा सजावट या बैकग्राउंड नहीं होता था। मुख्य आकृति पर ही ध्यान केंद्रित रहता था। मुगल और अंग्रेजी शैली का प्रभाव। मुगल चित्रकला और अंग्रेजी शैली का मिश्रण दिखाई देता है। कागज और हाथी दांत पर चित्रण। विशेष प्रकार के कागज और हाथी दांत पर चित्र बनाए जाते थे। जल रंग का प्रयोग। अधिकतर चित्र जल रंग से बनाए जाते थे। व्यावसायिक कला। यह चित्रकला मुख्यतः व्यापार और बिक्री के लिए बनाई जाती थी। स्थानीय जीवन का महत्व। पटना और आसपास के क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। अब अगला टॉपिक है मौर्य कला। ठीक है, तो मौर्य काल की वास्तुकला देखें तो इसमें सबसे पहले राजप्रसाद। पाटलिपुत्र के राजप्रसाद
अत्यंत भव्य, विशाल और सुव्यवस्थित थे। निर्माण में मुख्यतः लकड़ी साथ ही पत्थरों का भी उपयोग किया गया। महलों में स्तंभों पर आधारित विशाल सभागार होते थे। दीवारों और स्तंभों पर नक्काशी तथा सजावट की जाती थी। फर्श और सतह पर चिकनाई और चमक का उपयोग मिलता है। विदेशी, विशेषकर फारसी, आर्किमेडियन वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। सुरक्षा के लिए किलेबंदी, द्वार और प्रहरी व्यवस्था होती थी। जल निकासी और वायु संचार का अच्छा प्रबंध था। स्तंभ को देखें तो सम्राट अशोक ने पूरे साम्राज्य में स्तंभ स्थापित कराए। ये एकास्म पत्थर के बने होते थे। अत्यंत चिकनी और चमकदार मौर्य पॉलिश इसकी विशेष पहचान थी। स्तंभ सिधाई, संतुलन और अनुपात के उत्कृष्ट उदाहरण थे। शीर्ष पर सिंह, बैल, हाथी, घोड़े आदि की आकृतियाँ बनाई जाती थी। स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख, धर्म, नैतिकता और प्रशासनिक संदेश लिखे होते थे। कुछ स्तंभों में घंटाकार आधार और अलंकरण दिखाई देता है। दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित कर एकता और प्रशासनिक नियंत्रण का प्रतीक बने। स्तूप को देखें तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर स्तूपों का निर्माण हुआ। अर्धगोलाकार गुंबद इसकी मुख्य संरचना है। शीर्ष पर हर्मिका, छोटी चौकोड़ वेदी और छत्र लगाए जाते थे। स्तूप के चारों ओर वेदिका, रेलिंग और परिक्रमा पथ यानी कि ये प्रदक्षिणा पथ जिसे कहा होता था। प्रवेश के लिए तोरण द्वार बनाए जाते थे। बाद के काल में अधिक विकसित हुआ। यह निर्माण में ईंट और पत्थर दोनों का उपयोग हुआ। धार्मिक प्रतीकात्मकता, बुद्ध के अवशेष और स्मृति पर विशेष जोर, सादगी, समरूपता और संतुलन इसकी विशेषता है। गुहा विहार देखें तो पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गई। प्रारंभिक शिलाखंड वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण। अंदर की दीवार अत्यंत चिकनी और दर्पण जैसी चमकदार होती थी। गुफाओं का उपयोग भिक्षुओं के निवास और ध्यान के लिए होता था। आंतरिक भाग सरल, शांत और ध्वन्यात्मक रूप से अनुकूल होता था। प्रवेश द्वारों पर कभी कभी अलंकरण नक्काशी की जाती थी, जैसे घोड़े की नाल आकार के द्वार। कक्ष और सभा ध्यान कक्षों का विभाजन मिलता है। वर्षा से सुरक्षा और दीर्घकालिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्माण। समग्र विशेषताओं को देखें तो उपयोगिता, भव्यता और धार्मिकता का संतुलित समन्वय। पत्थर के व्यापक उपयोग के साथ उत्कृष्ट पॉलिश तकनीक, सुव्यवस्थित नगर नियोजन और सार्वजनिक निर्माण पर जोर। प्रशासनिक संदेशों के प्रसार के लिए वास्तुकला का उपयोग। भारतीय परंपरा के साथ विदेशी प्रभावों का समन्वय। अगला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के कारण को देखें तो किसानों को जबरन 3 कठिया प्रथा के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। अंग्रेज नील्हों किसानों का आर्थिक शोषण करते थे। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता था। अत्यधिक कर वसूला जाता था। किसानों पर कर्ज का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा था। नील की खेती से ज़मीन की उर्वरता कम हो रही थी। अंग्रेजों द्वारा किसानों पर अत्याचार और दमन किया जा रहा था। न्याय व्यवस्था किसानों के पक्ष में नहीं थी। किसानों की शिकायतों को अनदेखा किया जाता था। महात्मा गांधी को किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आमंत्रित किया। स्थानीय नेताओं और किसानों में असंतोष लगातार बढ़ रहा था। चंपारण सत्याग्रह के उद्भव और प्रसार को देखें तो सबसे पहले उद्भव को देखते हैं। चंपारण के किसानों पर नील की खेती की जबरन 3 कठिया प्रथा लागू थी। अंग्रेज नील्हे किसानों का आर्थिक और सामाजिक शोषण कर रहे थे। किसान अपनी समस्या को लेकर लंबे समय से परेशान थे। स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे और किसानों की समस्या का अध्ययन किया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह की शुरुआत हुई। प्रसार देखें तो गांधी जी ने गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याएं सुनी और उनका विश्वास जीता। अनेक स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ता इस आंदोलन से जुड़ गए। किसानों में जागरूकता और एकता बढ़ने लगी। आंदोलन धीरे धीरे पूरे चंपारण क्षेत्र में फैल गया। सत्याग्रह शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से चलाया गया। अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ा और जांच समिति गठित करनी पड़ी। अंततः सरकार को किसानों के पक्ष में निर्णय लेने पड़े और 3 कठिया प्रथा समाप्त हुई। चंपारण सत्याग्रह परिणाम और प्रभाव को देखें तो परिणाम में देखें तो अंग्रेज सरकार को जांच समिति गठित करनी पड़ी, जिसमें महात्मा गांधी को भी शामिल किया गया। किसानों की शिकायतों को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसानों को कुछ आर्थिक राहत दी गई। नील्हे किसानों के अत्याचारों पर नियंत्रण लगाया गया। प्रशासन को किसान के प्रति नरम रुख अपनाया गया। इसका प्रभाव देखें चंपारण सत्याग्रह का तो गांधी जी का यह पहला सफल सत्याग्रह था, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और रणनीति मिली। सत्य और अहिंसा की नीति प्रभावी सिद्ध हुई। किसानों में जागरूकता, आत्मविश्वास और एकता बढ़ी। आम जनता की भागीदारी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ी।
ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन मजबूत हुआ। भविष्य के आंदोलनों जैसे कि असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, इन सभी की नींव पड़ी। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था, कैसे? तो सबसे पहला देखिए तो गांधी जी का राष्ट्रीय मंच पर आगमन। महात्मा गांधी का यह भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, इससे वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुए। दूसरा, सत्याग्रह और अहिंसा की सफलता। पहली बार सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन सफल हुआ। इसने क्या किया? संघर्ष की नई और प्रभावी पद्धति प्रस्तुत की। जन सामान्य की भागीदारी, किसानों और आम जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम पहली बार गांव तक पहुंचा। फिर है कि ब्रिटिश शासन पर दबाव, अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और जांच समिति बनानी पड़ी। किसानों के पक्ष में निर्णय लिए गए, जैसे तिनकटिया प्रथा को समाप्त करना। किसानों में जागरूकता और आत्मविश्वास, किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना सीखा, उनमें एकता और साहस का विकास हुआ। इसके बाद है भविष्य के आंदोलनों की नींव पड़ी। आगे के आंदोलन असहयोग, सविनय अवज्ञा आदि के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। सत्याग्रह एक प्रमुख राष्ट्रीय रणनीति बन गया। इसके बाद देखें तो भय मुक्ति और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की भावना। किसानों ने अंग्रेजों के डर से मुक्त होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। अन्याय के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की भावना विकसित हुई। नेतृत्व और संगठन का विकास हुआ। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का उदय हुआ। आंदोलन को संगठित और अनुशासित रूप मिला। नैतिक विजय, यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक जीत भी थी। अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियाँ उजागर हुई। इसमें देखिए प्रशासनिक सुधार की शुरुआत। अंग्रेजों को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाने लगा। ग्रामीण भारत का राजनीतिकरण, गांवों के लोग पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। स्वतंत्रता संग्राम का दायरा शहरों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गया। शांतिपूर्ण संघर्ष की शक्ति का प्रमाण, बिना हिंसा के भी बड़े परिवर्तन संभव है, यह सिद्ध हुआ। सत्याग्रह एक प्रभावी हथियार के रूप में स्थापित हुआ। अगला टॉपिक है स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन। परिचय में देखें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के प्रमुख किसान नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने किसानों के शोषण के विरुद्ध संगठित आंदोलन चलाया। किसान सभा आंदोलन किसानों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था। पृष्ठभूमि देखें तो जमींदारी प्रथा के कारण किसानों का अत्यधिक शोषण हो रहा था। किसानों से भारी लगान वसूला जाता था। साहूकारों और महाजनों द्वारा कर्ज के जाल में फंसाया जाता था। किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। संगठन की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1936 में यह आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में विस्तृत हुआ। इस संगठन ने पूरे देश में किसानों को एक मंच प्रदान किया। उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, लगान में कमी और अन्य करों में राहत, किसानों की बेदखली पर रोक, किसानों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना। आंदोलन की गतिविधियां देखें तो किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाया, सभाएं, प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम आयोजित करना, किसानों में जागरूकता और अधिकारों की जानकारी फैलाना, अंग्रेजी शासन और जमींदारी के खिलाफ संघर्ष करना। योगदान देखें तो किसानों में एकता और संघर्ष की भावना विकसित हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। किसानों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जोड़ा गया। किसान आंदोलन को एक संगठित और मजबूत दिशा मिली। प्रभाव देखें तो जमींदारी प्रथा के खिलाफ जनमत तैयार हुआ। किसानों के अधिकारों के लिए मजबूत आवाज़ उठी। स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की भागीदारी बढ़ी। और देखें तो सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़े। अब आगे देख लेते हैं कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक व आर्थिक विचार, ठीक है। तो इन विचारों को देखें तो परिचय में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों प्रमुख समाजवादी नेता थे। दोनों ने समानता, न्याय और लोकतंत्र पर आधारित समाज की कल्पना की। राम मनोहर लोहिया के विचार, सामाजिक विचार देखें तो जाति प्रथा का विरोध और सामाजिक समानता पर जोर, स्त्री पुरुष समानता के समर्थक, समाज में पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर देने के पक्षधर, सप्त क्रांति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का विचार। तो ये थे सामाजिक विचार। आर्थिक विचार देखें तो समाजवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन, आय और संपत्ति के समान वितरण पर जोर, छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, पूंजीवाद और अत्यधिक औद्योगिकरण का विरोध, विकेंद्रीकरण की वकालत। जयप्रकाश नारायण के विचार देखें तो सबसे पहले सामाजिक विचार देखें तो संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया। सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ संघर्ष, लोकतंत्र और जन भागीदारी पर जोर, नैतिक मूल्यों और मानवता को महत्व। आर्थिक विचार देखें तो समाजवाद और समानता आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, शोषण मुक्त समाज की स्थापना का लक्ष्य, ग्राम स्वराज और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास, पूंजीवाद और शोषणकारी व्यवस्थाओं का विरोध। समानताएं देखें दोनों समाजवादी विचारधारा के से प्रभावित थे।
सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर दिया इन्होंने, शोषण और असमानता के विरोधी थे, लोकतंत्र और जनभागीदारी के समर्थक थे। ये चारों मामले में दोनों समान थे। भिन्नता में देखें तो लोहिया ने सप्त क्रांति पर अधिक जोर दिया, जबकि जेपी ने संपूर्ण क्रांति का विचार दिया। जयप्रकाश नारायण ने बाद में नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया। ये था। अब देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार यह प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन। परिचय में देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। बाद में वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश देखें तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर आंदोलन में शामिल हुए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कार्य किया। प्रमुख आंदोलन में भागीदारी। चंपारण सत्याग्रह में देखें तो किसानों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन 1920 का देखें तो अंग्रेजी शिक्षा और पदों का त्याग किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी उन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून के विरोध में भाग लिया और कई बार जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन में देखें तो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल गए। कांग्रेस में भूमिका देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। त्याग और बलिदान देखें तो कई बार जेल की यात्रा की, व्यक्तिगत जीवन में सादगी और त्याग का पालन किया। योगदान देखें तो स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया, जनता में राष्ट्रीय भावना और जागरूकता फैलाने में योगदान दिया। अगला टॉपिक है कि प्राचीन भारत में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। परिचय देखें, पूर्वी भारत में प्राचीन काल के गुफा चित्र मानव की प्रारंभिक कला अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये चित्र मुख्यतः आदिम मानव द्वारा बनाए गए थे। इनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। प्रमुख स्थल देखें तो इसको गुफाएं झारखंड, सराय केला क्षेत्र, राजमहल पहाड़ियाँ, क्योंझर क्षेत्र, इन सभी में मिलता है। विषय वस्तु देखें तो शिकार के दृश्य, नृत्य और सामूहिक गतिविधियाँ, पशु पक्षियों के चित्र, दैनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियाँ। चित्रण की शैली देखें तो सरल और रेखात्मक चित्रण शैली थी, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी, गति और क्रिया को दर्शाने का प्रयास किया गया। रंगों के प्रयोग के बारे में देखें तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग, लाल, गेरुआ, काला और सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल हुआ। खनिज और वनस्पति स्रोतों से रंग तैयार किए जाते थे। विशेषता में देखें तो चित्रों में सादगी और अस्पष्टता, प्रकृति और जीवन से गहरा संबंध, सामूहिक जीवन और संस्कृति का प्रतिबिंब, धार्मिक या जादुई विश्वासों का संकेत। महत्व देखें तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। कला के विकास के प्रारंभिक चरण को यह दर्शाते हैं। फिर है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को समझने में यह सहायता देते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक्स है वो है कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास। तो इसे देखें। परिचय तो पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास प्राचीन काल में धार्मिक, आवासीय और साधना के केंद्र के रूप में हुआ। ये गुफाएं प्राकृतिक भी थी और बाद में मानव द्वारा काटकर बनाई गई। प्रारंभिक अवस्था देखें तो प्रारंभ में प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग आदि मानव द्वारा आश्रय के रूप में किया जाता था। धीरे धीरे इसे साधु संतों के निवास और ध्यान के लिए उपयोग में किया जाने लगा। मौर्य काल में विकास देखें तो मौर्य काल में गुफा वास्तुकला का विशेष रूप से विकास हुआ। सम्राट अशोक और उसके उत्तराधिकारी ने गुफाओं का निर्माण कराया। बराबर गुफाएं और नागार्जुन गुफाएं प्रमुख उदाहरण है। निर्माण शैली देखें तो चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। अंदर की दीवार अत्यंत चिकनी और चमकदार होती थी। गुफाओं का निर्माण अत्यंत सटीक और तकनीकी रूप से उन्नत था। उपयोग देखें तो बौद्ध और जैन भिक्षुओं के निवास के रूप में यह जाना जाता है। जैसे कि फिर ध्यान और धार्मिक क्रियाओं के लिए कुछ गुफाएं सभा स्थल के रूप में भी उपयोगी थी। विशेषता देखें तो सादगी और उपयोगिता पर विशेष ध्यान, ध्वनि प्रतिध्वनि की विशेष व्यवस्था, प्रवेश द्वारों पर सजावटी नक्काशी जैसे लोमस ऋषि गुफा में हम देखते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम वास्तुकला का समन्वय। उत्तरवर्ती विकास देखें तो बाद के काल में गुफाओं का विकास अधिक विस्तृत और सजावटी रूपों में हुआ। बौद्ध, जैन, हिंदू गुफा मंदिरों का निर्माण बढ़ा। महत्व इसका देखें तो गुफाएं प्राचीन भारत की उन्नत वास्तुकला और तकनीक का प्रमाण है। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में यह सहायता करती है। अगला टॉपिक है कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिरों के विकास का विश्लेषण करें। तो परिचय देखें, उत्तर भारत में मंदिरों के विकास का प्राचीन काल में धीरे धीरे से हुआ। प्रारंभ में पूजा खुले स्थानों या साधारण संरचनाओं में होती थी। बाद में भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। प्रारंभिक अवस्था देखें तो आरंभिक काल में मंदिरों का स्थायी स्वरूप विकसित नहीं था। लकड़ी और मिट्टी से बने छोटे पूजा स्थल प्रचलित थे। मूर्ति पूजा का धीरे धीरे विकास हुआ। गुप्त काल में यह विकास हुआ। इसका गुप्त काल को मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में पहली बार पक्के मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों में गर्भगृह की अवधारणा विकसित हुई। नागर शैली का विकास हुआ। उत्तर भारत में नागर शैली प्रमुख रूप से विकसित हुई। इसकी मुख्य विशेषता देखें तो ऊंचा शिखर, गर्भगृह के ऊपर ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मंडप या सभा कक्ष का निर्माण हुआ। मंदिर ऊर्ध्वमुखी और आकर्षक बनाए जाते थे। प्रमुख वास्तु तत्व देखें तो गर्भगृह, देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती थी। मंडप पूजा और सभा के लिए,
शिखर, मंदिर का ऊंचा भाग जो आकाश की ओर उठता है। आमलक और कलश देखें तो शिखर के शीर्ष पर सजावट। प्रमुख उदाहरण देखें तो दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, ये मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो हिंदू धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त का प्रभाव प्रमुख था। मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बने। उत्तरवर्ती विकास देखें तो बाद के काल में मंदिर और अधिक विशाल और अलंकृत होने लगे। मूर्तिकला और सजावट में अधिक जटिलता आई। अब विश्लेषण इसका देखें तो मंदिर का विकास साधारण संरचनाओं से भव्य स्थापत्य तक पहुंचा। तकनीकी प्रगति और धार्मिक आस्था का समन्वय दिखाई देता है। यह विकास भारतीय कला और संस्कृति की उन्नति का प्रतीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 प्रमुख प्रावधान। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया। पहली बार कुछ भारतीयों को विधायी परिषद में नॉमिनेट किया गया। प्रांतीय सरकारों यानी कि बॉम्बे, मद्रास को भी कानून बनाने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधायी परिषदों की स्थापना हुई। इसके बाद देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसके प्रमुख प्रावधानों को। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार किया गया। परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था शुरू की गई, हालांकि इसे आधिकारिक रूप में नामांकन कहा गया। स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया। परिषदों के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं थी। परिषदों को सीमित रूप से प्रशासन की आलोचना करने का अवसर मिला। कार्यपालिका पर परिषद का नियंत्रण बहुत सीमित था। इसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 इसके प्रमुख प्रावधानों को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत सचिव का पद जो है सृजित किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता से 15 सदस्यीय भारतीय परिषद जो है बनाई गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था। भारत के प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश संसद और क्राउन के हाथों में चला गया। भारतीय प्रशासन में केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। कंपनी के सभी सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी अब क्राउन के अधीन हो गए। भारतीयों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता और उनके रीति रिवाज का सम्मान करने का आश्वासन दिया गया क्वीन विक्टोरिया की घोषणा में। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न जो है अभी तक पूछे गए हैं 68वीं, 69वीं और 17वीं में लगातार। ठीक है, ये 17वीं में पूछा गया था 1861 वाला। ठीक है, और इसी प्रकार से लगातार पूछा गया है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण और अधिनियम जो है रखे हैं इसमें। तो ये अभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन संभावना है। तो देखिए इसे चार्टर अधिनियम 1813 इसके प्रमुख प्रावधान को देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। फिर है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिली। भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के भारतीय मामलों पर नियंत्रण बढ़ाया। कंपनी को भारत में शासन करने का अधिकार जारी रखा गया, लेकिन उसका स्वरूप अधिक प्रशासनिक हो गया। ठीक है, तो ये है इसका चार्टर अधिनियम 1833 इसके प्रमुख प्रावधानों को देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था रह गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। पूरे भारत के लिए केंद्रीय विधायी शक्ति की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य जो है वो जोड़ा गया। पहले थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे। भारत में कानूनों का संहिता यानी कि कोडिफिकेशन किया गया। इसके लिए लॉ कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके बाद देखें तो भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने की बात कही गई। धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासन में केंद्रीकरण को और मजबूत किया गया। भारतीय परिषद 1909 इसके प्रमुख प्रावधानों को देखें तो केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार किया गया। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सदस्यों को विधेयकों पर चर्चा करने और प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर उसके बाद है प्रांतीय स्तर पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन वास्तविक शक्ति सरकार के पास ही रही। कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण सीमित रहा। भारत शासन अधिनियम 1919 प्रमुख प्रावधानों को देखें तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। राज्य
परिषद, केंद्रीय विधान सभा। प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू किया गया। इसे आरक्षित विषय गवर्नर के नियंत्रण में थे और हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में थे। विधायिका के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और चुनाव की व्यवस्था का विस्तार हुआ। मताधिकार सीमित रूप से बढ़ाया गया। सदस्यों को बजट पर चर्चा और कुछ मामले में मतदान का अधिकार दिया गया। सदस्यों को प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। कार्यपालिका पर विधायिका का आंशिक नियंत्रण स्थापित हुआ। केंद्र में गवर्नर जनरल के पास व्यापक शक्तियां बनी रही। भारत के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान 10 वर्ष बाद समीक्षा हेतु किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों को देखें तो भारत में संघीय शासन की स्थापना का प्रावधान केंद्र, प्रांत, रियासतें इसके द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान हालांकि व्यवहार में लागू नहीं हो सका। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान, संघीय सभा, राज्य परिषद। प्रांतों में भी कुछ स्थानों पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। गवर्नर और वायसराय को विशेष शक्तियां दी गई जिससे वे प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते थे। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान हुआ। मताधिकार का विस्तार किया गया लेकिन यह अभी भी सीमित था। अलग निर्वाचन प्रणाली का विस्तार विभिन्न समुदायों तक किया गया। केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया गया। लोक सेवा आयोग को मजबूत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों को देखें तो भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश संसद का भारत पर संपूर्ण अधिकार समाप्त हो गया। दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा को पूर्ण अधिकार दिए गए। भारत और पाकिस्तान की विधानसभाओं को कानून बनाने की पूर्ण शक्ति दी गई। ब्रिटिश क्राउन की सत्ता समाप्त कर दी गई। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। भारत में 1935 के अधिनियम को अस्थायी रूप से लागू रखा गया जब तक कि नया संविधान न बन जाए। दोस्तों, तो हमने सभी टॉपिक्स को कवर किया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले विषय में, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।